वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस वीडियो में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कारण, गुणसूत्र प्ररूप, लक्षण और उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह सामान्यतः पुरुषों में होने वाला एक जन्मजात संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार है। तो सबसे पहली चीज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होता है और यह एक आनुवांशिक रोग है जो गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होता है। तो गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं। अगर कोई विकार गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव के कारण होता है तो उसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। अगर कोई गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होता है तो उसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की अधिकता यानी हाइपरप्लॉइडी हो जाती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता होती है तो इसे अधिसूत्रता या हाइपरप्लॉइडी कहते हैं, और अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है तो इसे न्यून सूत्रता या हाइपोप्लॉइडी कहा जाता है। तो यह हाइपरप्लॉइडी के कारण होने वाला एक लिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? एक जन्मजात लिंग गुणसूत्रीय या लिंग गुणसूत्रीय संख्यात्मक आनुवांशिक विकार है। अब बात आती है कि इसे लिंग गुणसूत्रीय विकार क्यों कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इन 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र यानी 44 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। इन्हें हम एलोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। जबकि 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में योगदान होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो एक पुरुष में ये एक्स और वाई होते हैं, जबकि एक स्त्री में ये एक्स एक्स होते हैं। यानी स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स और पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो एक्स गुणसूत्र है वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। यानी सामान्यतः क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की एक अधिसूत्रता होती है, यानी एक ही गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। अब अधिकतर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में तो एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे ट्राइसोमी क्यों कहा गया है? इसे मोनोसोमी कहना चाहिए। तो इसे ट्राइसोमी क्यों कहा जा रहा है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अर्थात इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 46, यानी 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि ये पुरुष है, उसके स्थान पर 47 यानी 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो एक एक्स गुणसूत्र यहां पर हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन ध्यान रखना, सामान्यतः एक एक्स गुणसूत्र की संख्या ही बढ़ती है, यानी गुणसूत्र 47 होते हैं। लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र 48 और 49 भी हो सकते हैं, यानी वहां एक्स गुणसूत्र की संख्या 2 से भी अधिक हो सकती है, 3 से भी अधिक हो सकती है। कई बार वाई गुणसूत्र की संख्या भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब हम सामान्यतः कुछ कंडीशन देखते हैं। जैसे अगर एक एक्स गुणसूत्र बढ़ता है तो गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 47, यानी 44 तो अलिंग गुणसूत्र, और एक्स वाई एक पहले से होता है तो एक बढ़ गया एक्स्ट्रा। यहां पर इसी प्रकार 2 एक्स गुणसूत्र बढ़ गए, यहां इसी प्रकार 3 एक्स गुणसूत्र बढ़ गए, तो गुणसूत्र हो गए यहाँ 49। और इसी प्रकार यहाँ एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र बढ़ा है, यहां भी 48 गुणसूत्र, और यहाँ पर 2 एक्स और एक वाई गुणसूत्र बढ़ा है तो 49। तो ये सारी कंडीशन ही पुरुष में हमें देखने को मिलेगी, और ये सभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ही गिनी जाएगी। और सामान्यतः हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि का ही अध्ययन करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया।
तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम का सर्वप्रथम अध्ययन 1942 में अमेरिकी वैज्ञानिक हैरी क्लाइफेंटर ने किया। इसीलिए उनके नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम क्लाइफेंटर सिंड्रोम पड़ा। अब क्यों होता है ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है दंपतियों की उम्र अधिक होना। यानी अधिक उम्र के दंपति जब संतान उत्पन्न करते हैं तो उनके बच्चों में क्लाइफेंटर सिंड्रोम होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या होता है अधिक उम्र में? तो अधिक उम्र का जो दंपति है उसमें पुरुष में हो सकता है कि शुक्र जनन के दौरान, या महिला में हो सकता है अंड जनन के दौरान यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एंड ooजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए या कोई असामान्यता आ जाए, जिससे या तो शुक्राणु या अंडाणु 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र रखे। शुक्राणु और अंडाणु में सामान्यतः 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, यानी 22 तो अलिंग गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें शुक्राणु में एक्स और वाई भी हो सकते हैं, यानी 22 प्लस वाई भी मिल सकता है शुक्राणु में और 22 प्लस एक्स भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह 24 गुणसूत्र हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में अगर ये किसी दूसरे शुक्राणु या अंडाणु से निषेचित हो तो उस कंडीशन में बनने वाला युग्मनज 47 गुणसूत्र का हो सकता है। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो शुक्राणु है उसमें शुक्र जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में कमी आई, और यहाँ जो अंडाणु है उसमें हो सकता है अंड जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में कमी आई। तो यहाँ शुक्राणु 24 गुणसूत्र लिए हुए हैं और यहाँ अंडाणु 24 गुणसूत्र लिए हुए हैं, यानी दोनों में एक एक्स गुणसूत्र अधिक है। तो इस कंडीशन में जब इनका निषेचन होगा तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी 44 तो होंगे दोनों में ही अलिंग गुणसूत्र, प्लस लिंग गुणसूत्र हो जाएंगे 2x और 1y, यानी एक एक्स गुणसूत्र हमें अधिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ 44 और 3 47 गुणसूत्र हो जाएंगे और इसी कंडीशन को हम कहेंगे क्लाइफेंटर सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं क्लाइफेंटर सिंड्रोम का गुणसूत्र प्रारूप यानी कैरियोटाइप क्या होता है और गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये कैरियोटाइप और इडियोग्राम क्या होता है। तो हमारे पास कुल गुणसूत्र होते हैं 46, जिनमें से 23 गुणसूत्र आते हैं हमारे पिता से और 23 गुणसूत्र आते हैं हमारी माता से। तो ये पैटर्नल क्रोमोसोम और ये मैटरनल क्रोमोसोम। ये जो 23 गुणसूत्र हैं पिता वाले और ये जो 23 गुणसूत्र हैं माता वाले, इनमें से सब में एक एक गुणसूत्र एक समान होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर कुल 23 जोड़े गुणसूत्र के हैं। तो पिता और माता से आने वाला जो पहला जोड़ा है वो संरचना में या आकारिकी में दूसरे जोड़े से अलग होता है। तो इस प्रकार हम चाहें तो हमारे हर गुणसूत्र की आकारिकी के आधार पर उसे एक अलग नाम दे सकते हैं या उसकी संरचना का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी गुणसूत्र को उसकी आकारिकी के आधार पर अन्य गुणसूत्र से अलग पहचानें, यानी उसका एक अलग लक्षण हम ज्ञात करें, तो इसको तो हम कहेंगे लक्षण प्रारूप। जब सभी 46 गुणसूत्र यानी सभी 23 जोड़ी गुणसूत्रों के हमें लक्षणों का पता चल जाए, यानी उनके लक्षण प्रारूप, गुणसूत्र प्रारूप या फिर कैरियोटाइप का हमें पता चल जाए, और उनके कैरियोटाइप के आधार पर अगर हम उनका एक मानचित्र बनाएं या एक चित्र बनाएं तो उस चित्र को हम गुणसूत्र आलेख कहेंगे, जिसमें सभी 46 गुणसूत्र हमें दिखाई देंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आखिर क्लाइफेंटर सिंड्रोम में होता क्या है। तो अगर हम क्लाइफेंटर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी 2 एक्स गुणसूत्र तो पहले से थे, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ट्राइसोमी, यानी 3 एक्स गुणसूत्र हो गए, जिसकी वजह से 46 के स्थान पर गुणसूत्र हो गए 47। तो अब हम इसको एक बार इसका इडियोग्राम देखते हैं। तो ये है एक मानव का इडियोग्राम। तो अगर ये मानव सामान्य मानव है तो यहाँ ये पहला जोड़ा गुणसूत्र, ये दूसरा जोड़ा गुणसूत्र, ये तीसरा जोड़ा गुणसूत्र, ये चौथा जोड़ा गुणसूत्र, हर गुणसूत्र का जोड़ा जिसमें एक गुणसूत्र पिता से आया है और दूसरा गुणसूत्र माता से आया है, ये दोनों गुणसूत्र लंबाई में
सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर और जीनों की संख्या और उनके लोकेशन के आधार पर या लोकस के आधार पर एक जैसे हैं। इसलिए इन दोनों गुणसूत्रों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो इनके लक्षण है वो इनका कैरियोटाइप है। तो हमने कैरियोटाइप यानी उनकी आकारिकी के आधार पर इन लक्षणों गुणसूत्रों को हमने पहचान लिया। तो हर जोड़े का अपना एक अलग कैरियोटाइप है और इस कैरियोटाइप के आधार पर इसे एक नाम दिया गया है। अगर सभी गुणसूत्रों को कैरियोटाइप के आधार पर हम इकट्ठा करें तो ये हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है इसे ही हम कहेंगे गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम। तो इडियोग्राम में हम देख सकते हैं कि 22 अलिंग गुणसूत्रों तक तो एक एक जोड़ा है, लेकिन जैसे ही हम 23वें जोड़े की ओर आते हैं तो यहाँ एक गुणसूत्र है x और एक गुणसूत्र है y, तब तक तो यह नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो बड़े वाले x गुणसूत्र है इनकी संख्या 1 की जगह 2 हो गई। तो इस जोड़े में जहाँ 2 गुणसूत्र होने चाहिए थे, अब वहां हमें 3 गुणसूत्र यानी 2 तो x और एक y देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसे कहा गया है ट्राइसोमी, यानी एक ही स्थिति पर 3 गुणसूत्र हो गए और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह हो गई 47। और ये एक x गुणसूत्र ही पुरुष में कुछ ऐसे लक्षण ले आता है जो कुछ महिलाओं के समान दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्लाइफेंटर सिंड्रोम के कारण एक पुरुष में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सामान्यतः क्लाइफेंटर सिंड्रोम के जो लक्षण है वो हमें किशोरावस्था में ही देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम सामान्यतः अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि व्यक्ति क्लाइफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें तो इस रोग से ग्रसित पुरुषों में टेस्टिस या वृषण है छोटे होते हैं, शिशन इनका यानी पेनिस इनका छोटा होता है और ये स्टेराइल होते हैं, यानी सामान्यतः ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज इसका प्रमुख लक्षण है कि इनमें स्त्रियों के समान स्तनों का विकास होने लगता है और टेक्निकल वर्ड में इसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो जब किसी पुरुष में स्त्री के समान लक्षण उत्पन्न हो जाए, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगे, तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी स्त्री में दाढ़ी आने लग जाए या पुरुष के समान कोई लक्षण आने लग जाए तो उसको हिर्सुटिज्म कहेंगे। तो चेहरे पर बालों की कमी हो जाएगी, यानी स्त्रियों की तरह इनके चेहरों पर भी बालों की कमी होगी, दाढ़ी मूछ काफी लेट आएगी या फिर आएगी ही नहीं। इनका कद काफी लंबा होता है और पैर इनके काफी लंबे होते हैं, लेकिन हड्डियां इनकी कमजोर होती है और नोक नी होती है, यानी इनके घुटने मुड़े हुए होते हैं। बार बॉडी की उपस्थिति, तो सबसे पहली चीज पुरुष में बार बॉडी अनुपस्थित होती है, क्योंकि पुरुष में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो बार बॉडी हमेशा एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होती है, यह उसका सामान्य सूत्र है। तो पुरुष में क्योंकि एक ही एक्स गुणसूत्र है तो पुरुष में बार बॉडी की संख्या होती है 0, लेकिन एक स्त्री में क्योंकि 2 एक्स गुणसूत्र हो जाते हैं तो वहां बार बॉडी की संख्या होती है 1। बार बॉडी की खोज मुरे बार ने की, उनके सम्मान में इनको बार बॉडी कहा जाता है और यह लिंग निर्धारण में सहायक मानी जाती है, यानी इनकी उपस्थिति के कारण ही कोई महिला बनती है और इनकी अनुपस्थिति के कारण ही कोई पुरुष बनता है। क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं तो उनमें एक बार बॉडी होती है, लेकिन क्लाइफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में भी 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इनमें भी बार बॉडी उपस्थित होती है। तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष ही ऐसे पुरुष हैं जिनमें बार बॉडी पाई जाती है। इनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं काफी अधिक देखने को मिलती है और इनमें ऑस्टियोपोरोसिस की अधिक संभावना होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि आसानी से कहीं से गिरने मात्र से ही हड्डी टूट जाती है और इस बीमारी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ अब हम चित्र के द्वारा एक बार इन लक्षणों को देखें तो इनको अगर हम देखें तो इनके शरीर पर दाढ़ी और शरीर बालों का अभाव होता है। इनके हाथ पैर सामान्यतः अधिक लंबे होते हैं। इनमें वर्षण और शिशन कम होते हैं, यानी उनके कहने का मतलब है इनमें वर्षण और शिशन छोटे होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए शुक्राणु के निर्माण के अभाव में ये इनफर्टाइल यानी ये स्टेराइल या बांझ होते हैं।
इनमें प्यूबिक हेयर नहीं होते हैं, इनमें जो नितंब है यानी हिप है वो महिलाओं की तरह होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर इनका ये है कि इनमें गायनिकोमेस्टिया होता है, यानी इनमें स्त्रियों के समान स्तनों का विकास होने लग जाता है। और ये डायग्राम है नोक नी का, यानी इनके पैर लंबे होते हैं और इस प्रकार से इनके पैर सामान्यतः मुड़े हुए होते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम में दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को क्लाइफेंटर सिंड्रोम है तो उसे इस रोग से कैसे बचाया जा सकता है या उसका कैसे ट्रीटमेंट या उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, क्लाइफेंटर सिंड्रोम एक आनुवांशिक और गुणसूत्रीय विकार है जिसमें गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है। तो सामान्यतः इसका कोई इलाज नहीं है, यानी क्लाइफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इनका कोई इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ आंशिक इलाज किए जा सकते हैं। जैसे जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष है उन पुरुषों में जो उनके द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है या फिर उनके जो वर्षण और उनके शिशन है वो अल्प विकसित होते हैं, इस कारण उनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता और वो बांझ रहते हैं। तो अगर इनमें टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाए या उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन भेजा जाए तो हो सकता है कि उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होने लगे और उनमें शिशन और वर्षण का भी विकास होने लगे। उसके बाद जिससे इनको यानी इस टेस्टोस्टेरोन के कारण इन्हें संतान उपलब्ध हो सकती है। सामान्यतः इनमें गायनिकोमेस्टिया होता है और इनमें ब्रेस्ट उत्पन्न होने लगते हैं। तो ब्रेस्ट की सर्जरी द्वारा इनके अंदर ब्रेस्ट को हटाया जा सकता है या इनमें स्तनों को हटाया जा सकता है। तो यह था क्लाइफेंटर सिंड्रोम, उसका परिचय, लक्षण, कारण और उपचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।